राइट हेमिकोलेक्टमी या राइट कोलेक्टमी के बाद बावल मूवमेंट्स कैसे रहते हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, हमने कोलन कैंसर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर डिटेल में चर्चा किया है। हमारे यूट्यूब चैनल के कोलन कैंसर के प्लेलिस्ट में ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि राइट कोलेक्टमी होता क्या है। हमारे पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया कि राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद रिकवरी कैसा रहता है। एक और ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद बावल मूवमेंट्स कैसे रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पेशेंट हमेशा इसमें कंसर्न दिखाते हैं कि ये कैसे रहने वाला है। तो ये इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बावल मूवमेंट जो है ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो एक तो है कि किस टाइप का ट्यूमर है, एक्सटेंसिव सर्जरी लगने वाला है क्या ट्यूमर के लिए, ये वाले फैक्टर्स। और दूसरे हैं कि पेशेंट फैक्टर्स, कि पेशेंट को माल नरिशमेंट है, वेट लॉस है क्या, स्मोकिंग का हिस्ट्री है क्या, डायबिटीज़ है क्या, इससे भी असर पड़ता है। और तीसरा फैक्टर है कि सर्जिकल फैक्टर्स, कि ओपन ट्रेडिशनल सर्जरी हुआ है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुआ है या रोबोटिक सर्जरी हुआ है। इन जनरल अगर कोई पेशेंट हेल्दी है, वेट लॉस नहीं है, कोई हैबिट्स नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है और लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी किया, इनमें जो बावल फंक्शन या डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है ना, ये जल्दी रिकवर होता है। मतलब बाय दूसरे दिन या तीसरे दिन तक इनका खाना पीना कंप्लीट हो जाता है, सॉफ्ट डाइट पे आ जाते हैं पेशेंट, बावल मूवमेंट्स भी हो जाते हैं, मतलब मोशन भी पास हो जाता है और रिकवरी यूजुअली स्मूथ रहता है। अगर जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को दूसरे कोई फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या स्मोकिंग का हिस्ट्री है या सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मतलब पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, या सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा है, या सर्जरी थोड़ा बड़ा हो गया है, या बड़ा चीरा मार के सर्जरी करना पड़ा है, ये सब चीज़ों में हो सकता है कि आपका जो बावल फंक्शन जो रिकवरी है ना, ये थोड़ा धीरे रहे। इंस्टेड ऑफ 3 से 4 दिन ये हो सकता है कि 5-6 दिन भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ थोड़े पेशेंट में हमने ये भी देखा है कि सर्जरी के बाद जो पेट है, इनका जो स्टमक है, इतना अच्छे से रिकवर नहीं होता है। वॉमिटिंग का सेंसेशन हो सकता है या एक्चुअली वॉमिटिंग हो सकता है, जिससे आप उनको ओरली फीड नहीं कर सकते फटाफट, तो ये हो सकता है। और कई बार थोड़े पेशेंट्स में फुलनेस का फीलिंग भी रहता है। तो तब ये सब सिचुएशन में हमें थोड़ा और स्लो जाना पड़ता है, ताकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम दे, रेस्ट दे और रिकवरी के लिए उनको टाइम दे और एज ए सपोर्टिव मेडिकेशन दे। और ये तो हो गया कि इमीडिएट फेज में क्या होता है। सपोज ये सब सेटल हो गया कि आपका मतलब बावल मूवमेंट भी रिकवर हो गया, उसके बाद आपका जो वॉमिटिंग का सेंसेशन वगैरह था वो भी नहीं रहा और आप अच्छे से खा रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद यूजुअली मोशन में ज़्यादा चेंजेस हम नोटिस नहीं करते हैं, बट हालांकि ये मैं बोलना चाहूँगा, थोड़े पेशेंट में ऐसे हो सकता है कि आपके जो बावल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए। मतलब आप समझ लो, सर्जरी से पहले दिन में सिर्फ एक ही बार जाते थे, हो सकता है कि अभी आपको 2 बार या 3 बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है बावल क्लियर करने के लिए। बट ये टेम्पररी रहेगा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक ऐसे 2 से 3 महीने में ये सेटल हो जाता है। थोड़े पेशेंट्स में ऐसे भी हो सकता है कि दोस्तों, जो कंसिस्टेंसी है स्टूल का, मतलब जो मल है, ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में या ज़्यादा सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, जिससे एक आपको फीलिंग मिलता है कि इनडाइजेशन है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम राइट कोलन को निकालते हैं, इसके साथ अतड़ी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, जिसको हम आइलियम बोलते हैं, हम इसको भी निकालते हैं। और ये जो आइलियम है, ये बाइल एसिड्स जो लिवर से सिक्रीट होते हैं, इनको वापस एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पे जुड़ाव होता है ना, आइलियम जब लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है सीकम से, वहाँ पे एक वाल्व रहता है। ये क्या करता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचा हुआ खाना जो पच रहा है, इसको सडनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से बचाता है, ताकि फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्लो और स्टडी रहे। तो हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा चला गया और ये वाल्व भी चला गया। इससे क्या होगा, काफ़ी सारा डाइजेस्टेड फूड सडनली लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इसके साथ ही साथ बाइल एसिड्स भी सडनली लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इरिटेट होता है। ये इरिटेशन से क्या होता है, उसको क्या रहता है, जो भी उसके अंदर है उसको बाहर निकालना है। तो इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है और जो कंसिस्टेंसी है स्टूल का, ये थोड़ा सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। बट ये आपको जानना ज़रूरी है, ये भी टेम्पररी है।
1 से 3 महीने के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ये सेटल हो जाता है। थोड़े पेशेंट्स में हो सकता है दोस्तों का हमें ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए डाइटरी चेंजेस करने पड़े और थोड़े दवाइयाँ देने पड़े। ऐसी एक और इशू है इनडाइजेशन का, जहाँ पे हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का लोड बढ़ जाए। अगेन, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन पे जो वाल्व है ना, ये राइट हेमिकोलेक्टमी में निकल जाता है, तो हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो ज़्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, ये वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और इसके वजह से बैक्टीरियल ओवरलोड हो और इससे कई सारे सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए भी हम यूजुअली टैबलेट से और एंटीबायोटिक के कोर्स से ये सब सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो बाउल मूवमेंट या डाइजेस्टिव सिस्टम के रिकवरी में थोड़े पेशेंट्स में इशू हो सकते हैं, ये सारे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स टेम्पररी रहते हैं। 1 महीने से 3 महीने के अंतराल में मेजॉरिटी ऑफ ये जो कंप्लेंट्स हैं ना, ये सेटल हो जाते हैं। राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद मैक्सिमम जो पेशेंट्स रहते हैं, हम उनको ये सुझाव देते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो इसमें फाइबर की मात्रा कम रखना, ताकि क्या है, कोलॉन को थोड़ा एडजस्ट होने के लिए टाइम मिले। अगर आप ज़्यादा फाइबर खाओगे, जैसे कि आपने हरी सब्जी, मतलब अनकुक्ड हरी सब्जी, सलाद और रॉ फ्रूट्स, ये बहुत ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा, इससे जो फाइबर बनता है इससे लार्ज इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम मिलता है, उसका मोटिलिटी बढ़ जाता है। तो आपके जो दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ हैं ना, ये कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। तो इनिशियली 1-1.5 मंथ तक हम क्या करते हैं कि थोड़ा फाइबर का कंटेंट कंट्रोल में रखने के लिए बोलते हैं और धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे आने के लिए सुझाव देते हैं। अगेन, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का ओवरऑल रिकवरी कैसे चल रहा है, बावल का फ्रीक्वेंसी कैसा है, डायरिया हो रहा है क्या। सो ये सब चीज़ों को देख के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हम यूजुअली ये रिकवरी फेज़ में पेशेंट को 2-3 बार फॉलोअप में आने के लिए बोलते हैं। सो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन के राइट हेमिकोलेक्टमी के बाद बावल मूवमेंट्स या डाइजेस्टिव सिस्टम का रिकवरी कैसा रहता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है, तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैंसर के प्रति यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।